हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। एक क्वेश्चन है आपके पास बेटा, जो कि CPMT में IIT में भी पूछा है कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r तथा विद्युत वाहक बल कैपिटल E वोल्ट वाली बैटरी से कैपिटल R ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया गया, तो बाह्य प्रतिरोध R में व्यय शक्ति अधिकतम होगी। उसके लिए कंडीशन पूछ रहे हैं बेटा कि कब अधिकतम शक्ति व्यय होगी। तो थोड़ा सा सेल के विषय में जान लें। सेल है क्या? तो हम लोगों का बेटा चलिए दिखाते हैं। एक जो है बेटा पॉट ले लेते हैं और उसमें जो है एक वैद्युत अपघट्ट के रूप में कोई लिक्विड भर देते हैं। जैसे सामान्य हम लोग बैटरी लेते हैं बेटा, जो घर में इन्वर्टर में या ऑटोमोबाइल में या इस टाइप की बैटरी लेते हैं, तो उसे हम लोग जो है बेटा सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं या सेकेंडरी हमारा सेल बोलते हैं। एक सेल में क्या होता है, ये जैसे घर में हम लोग लेते हैं बेटा, ऑटोमोबाइल में या इन्वर्टर में जो हम लोगों की बैटरी है वो लेड एसिड बैटरी या सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी में क्या है कि वैद्युत अपघट्ट के रूप में इसे हम लोग वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं। वैद्युत अपघट्ट अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग लेते हैं तनु H2SO4। क्या लेते हैं? हाँ, तनु H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु मतलब पतला, डाइल्यूट। अब इसमें बेटा हम लोग जो है लेड की छड़ डाल देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, लेड की छड़ डाल देते हैं और एक लेड पर ऑक्साइड की छड़ डाल देते हैं। इसकी Pb की और PbO2 थोड़ा भिन्न भिन्न छड़े रहेंगे बेटा, तब उसमें विभवांतर या वोल्टेज या विद्युत वाहक बल जिसे आप कहते हैं वो बनेगा। अगर दोनों छड़ों को बेटा आप कापर की ले लें, दोनों जिंक की ले लें, दोनों आयरन की ले लें, तो उनमें जो है EMF क्रिएट नहीं होगा, विभवांतर नहीं डेवलप होगा, क्योंकि दोनों का समान विभव हो जाए। जबकि विभव में अंतर होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए, तब धारा का प्रवाह होगा। इसीलिए जो इन्हें इलेक्ट्रोड बोलते हैं बेटा, जो हम लोग इसमें प्लेट डालते हैं अथवा जो हम लोग बेटा इलेक्ट्रोड डालते हैं, तो उसमें ये हमारा जो है लेड है या Pb है, ठीक है ना, जिसे आप सीसा कहते हैं, तो वो हमारा धातु है बेटा। तो उसको जब इस लिक्विड में डालते हैं तो ये जो है हाइड्रोजन जो है धन आयन ये टूटेगा बेटा, रासायनिक क्रिया करेगा, और सल्फेट जो है ऋण आयन में ये टूट जाएगा, और रासायनिक क्रिया के फल स्वरूप जो है बेटा एक आपका इलेक्ट्रोड जो है धन विभव पर आ जाएगा और दूसरा का ऋण विभव पर आ जाएगा, और इसमें एक विद्युत वाहक बल E वोल्ट का बन जाएगा। EMF जिसे आप कह रहे हैं विद्युत वाहक बल E। इस रासायनिक क्रिया के फल स्वरूप एक जो है इसमें विद्युत वाहक बल E बन जाए। अब यहाँ के वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, सिरे पर, यही हमारा सिरा है बेटा, यहीं से अब तार हम लोग जोड़कर और अपने पंखे को चलाएंगे, बल्ब को जलाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो यही सिरा, यहीं से कनेक्शन हम लोग लेते हैं। इसलिए इस सिरे को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज V से डिनोट करेंगे। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? V से। अब जब हम लोग इसे जो है किसी तार द्वारा बेटा जोड़ दिया गया, तो अब जब तार द्वारा जोड़ देंगे तो धारा धन इलेक्ट्रोड से ऋण की ओर चलने लगती है। इस तरह से धारा I का प्रवाह होने लगेगा। अब जब धारा I जाएगी बेटा, तो वो देखिए ना, ये अब इस ऋण वाले सिरे से होते हुए और इसी वैद्युत अपघट्ट से होते हुए
धारा I का प्रवाह होगा तो इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ओम V बराबर IR, V बराबर IR वाले से काम करने लगेगा तो धारा I आएगी बेटा, और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तो इतना जो है वोल्टेज ये खा जाएगा। रेजिस्टेंस क्या करता है? वोल्टेज ड्रॉप करता है, वोल्टता का पतन करता है, उसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। यानी आप यूं कहेंगे कि सेल के अंदर बेटा दोनों इलेक्ट्रोड तार से जुड़े नहीं रहते, अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो इसी इलेक्ट्रोलाइट से होता है, इसी वैद्युत अपघट्य से होता है, इसी H2SO4 के माध्यम से होता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी बेटा हमारा कोई भी लिक्विड आयनों में परिवर्तित हो जाता है या गैस आयनित हो जाती है तब उसमें से धारा का प्रवाह होता है। तो अब जो है यहाँ तार से जुड़ा नहीं है, धारा जो आएगी बेटा वो जो है किसी इलेक्ट्रोलाइट से होकर बहेगी। तो ये इलेक्ट्रोलाइट धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और उसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं, ओम में ही मापते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है बेटा, ये कुछ न कुछ रहेगा। और जो बाह्य प्रतिरोध हम लोग यहाँ जोड़ते हैं, तो अब देखिए, तो इस समय जो है केवल आपने जो है एक मोटे बेटा कापर की राड ले लीजिए या मोटे जो है बेटा पट्टी टाइप का जो है चांदी ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, क्योंकि सबसे सर्वाधिक चालक धातु वही, तो उसका यहाँ का रेजिस्टेंस नगण्य हो जाएगा। अब टोटल धारा I बहेगी वो इस रास्ते से आएगी बेटा, तो केवल आपका स्मॉल r काम करेगा, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ओम काम करेगा। और जैसे ही धारा प्रवाहित होगी बेटा वैसे ही क्या करेगा, ये V बराबर I गुणे स्मॉल r से जितना इनका गुणनफल आएगा उतना वोल्टेज ये खा जाएगा, ड्रॉप कर देगा, तो E को घटा देगा। तो अब क्या हो जाएगा, E घट जाएगा तो फार्मूला बन जाएगा बेटा E में से विद्युत वाहक बल में से I गुणे स्मॉल r, इतना वोल्ट जो है, इतना वोल्ट जो है कम हो जाएगा। तब जो बचेगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा, टर्मिनल पर मिलेगा, तो हो जाएगा बराबर V। ये फार्मूला बना कब बेटा? हाँ, डिस्चार्जिंग के समय में। कुछ बच्चे नए हैं वो समझ लें। तो जब हम लोग बेटा सेल से धारा लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सेल को डिस्चार्ज करना। तो इस समय हम लोग धारा ले रहे हैं बेटा, धारा का प्रवाह करा रहे हैं, तो उस समय फार्मूला हो गया E माइनस I गुणे स्मॉल r बराबर टर्मिनल वोल्टेज V। अब पूछेगा कि डिस्चार्जिंग के समय धारा किधर से किधर की ओर बहती, ये फार्मूला आप लोग बता लेंगे। तो डिस्चार्जिंग के समय बेटा सेल के अंदर धारा देखिए ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती। बहुत पूछता है डिस्चार्जिंग के समय सेल के अंदर धारा किधर से किधर की ओर बहती है, तो आप कहेंगे सेल के अंदर धारा बेटा ऋण प्लेट से या ऋण इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या पॉजिटिव प्लेट की ओर बहती है। की ओर बहेगी बेटा, क्लियर है? सेल के अंदर। अब जो है बेटा आपसे ये पूछा जाए कि भाई सेल का विद्युत वाहक बल E और V कब बराबर हो। एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछता है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, पूछे गए हैं। ये भी पूछता है कि कब क्या ऐसा हो सकता है कि सेल का विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल वोल्टेज भी दोनों बराबर हों। तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है, जब सेल से धारा न ली जा रही। E बराबर V कब होगा बेटा? हाँ, जब सेल से
सेल से धारा न ली जा रही है। यही देख लीजिए, सेल से धारा नहीं लेंगे बेटा, इसी फार्मूले को देख लीजिए, जब सेल से धारा नहीं लेंगे तो आई का मान 0 हो जाएगा। सेल से अब धारा नहीं ली जा रही है, कनेक्शन हटा दिया, ये सेल से धारा नहीं ली जा रही है, तो धारा का मान कितना हो गया? 0। तो इसी फार्मूले में बेटा यहाँ 0 से गुणा कर देंगे आर में, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। अब ई में से 0 घटाएंगे तो ई ही बचेगा, तो ई बराबर भी हो जाएगा। तो यही आप कहेंगे जब सेल से धारा नहीं ली जाती है उस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल ई टर्मिनल वोल्टेज V के बराबर, अन्यथा कम हो गया। तो अगला जो है क्वेश्चन है बेटा, आपसे ये पूछता है कि सेल से अधिकतम धारा I का मान कितना होगा। यही पूछ रहा था कि सेल से अधिकतम धारा I का मान कितना होगा, I मैक्स। ये भी अभी एक क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा बेटा, तो हम लोग जानते हैं ओम का नियम लगाएंगे, अधिकतम धारा यानी I मैक्स बराबर लिखेंगे सेल द्वारा अधिकतम धारा I मैक्स बराबर क्या होगा यहाँ पर एक तरह से, या सेल द्वारा अधिकतम ली गई धारा का मान क्या होगा बेटा फार्मूले के रूप में। तो हम लोग लिखेंगे बेटा I बराबर क्या होता है, ओम का नियम कहता है V बराबर I, इसलिए I बराबर V/R होता है। तो ऐसे ही बेटा V यानी लिखेंगे I मैक्स बराबर कुल V यानी कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे बेटा कुल प्रतिरोध, R क्या कुल प्रतिरोध बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना E वोल्ट। तो बराबर बेटा आपने लिख दिया E और बटे कुल प्रतिरोध कितना R, स्मॉल r, ये वाला, यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं, यही केवल आंतरिक प्रतिरोध सिर्फ काम कर रहा। तो इस तरह से कुल प्रतिरोध स्मॉल r है, तो ये हो गया स्मॉल r। तो यही फार्मूला हो गया। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि सेल से ली जाने वाली अधिकतम धारा या मैक्सिमम धारा होती है, तो आपने लिखा E/r होती है, लिखा कि नहीं? हाँ बेटा, ऐसे ये फार्मूला है। एक क्वेश्चन आपका ये भी था। अब अगला क्वेश्चन बेटा, जब आप सेल को चार्ज कर रहे हैं तो चार्जिंग हम लोग DC से करेंगे। अब इसी जगह बेटा अगर मान लीजिए डिस्चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर एक प्रतिरोध हम लोग बेटा जोड़ देते हैं, एक मान लीजिए कि आपने सेल जोड़ दिया, अरे बल्ब जोड़ दिया, और बल्ब का प्रतिरोध जो है कितना है, इस फिलामेंट का कुल प्रतिरोध मान लीजिए कैपिटल R। तो कैपिटल R ओम क्या हो गया, ये आपका बाह्य प्रतिरोध। ये कौन सा प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध हो गया बाबू। यानी इतनी व्यवस्था बेटा तो अंदर रहती है, अंदर क्या है E उत्पन्न हो रहा है, अंदर जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ओम है बेटा, लेकिन हम लोग यहीं से जोड़कर अपने घरों में ले जाते हैं और काम करते हैं बेटा। तो यहाँ का जो वोल्टेज होता है उसे हम लोग कैपिटल V कहते हैं, यहाँ से जो धारा हमें मिलेगी उसे कैपिटल I कहेंगे, और यहाँ का जो प्रतिरोध होगा उसे बाह्य प्रतिरोध, हमारे बल्ब का, पंखे का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसे हम लोग जो है कैपिटल R कहेंगे। अब देखिए जब कैपिटल R में से धारा जाएगी बेटा तो कुल धारा I के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, तब लिखेंगे अब इस समय सेल से ली गई धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा E बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा बेटा, अब ये R ओम और ये स्मॉल r श्रेणी क्रम में जुड़ गया। किस क्रम में जुड़ गया, श्रेणी क्रम में जुड़ गया। तो फार्मूला हो गया I बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल, इतना एम्पियर आएगा, बोलिए ना।
समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला बाह्य प्रतिरोध बेटा कैपिटल आर, और अब धारा ऐसे आएगी तो एक ही धारा जब बहती है बेटा तो श्रेणी क्रम हो जाता है, तो श्रेणी क्रम में कैपिटल आर और स्मॉल आर जुड़ जाएंगे, तो नीचे कुल प्रतिरोध का मान अब हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर है? अब जो है बेटा जब आप सेल को चार्ज कर रहे हैं, सेल को क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। चलिए ये सब बातें हो गई। अब सेल को अगर हम लोग चार्ज करते हैं बेटा तो हम लोग धन को धन से जोड़ेंगे और ऋण को, हाँ, डीसी सप्लाई के धन टर्मिनल को सेल के धन टर्मिनल से जोड़ेंगे और डीसी सप्लाई के ऋण को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़कर बेटा और हम लोग इसमें सप्लाई डालेंगे तो ये चार्ज होने लगेगा। तो अब जब चार्जिंग करेंगे बेटा, चार्जिंग करेंगे तब क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे बेटा एक सेल बना दिया ऐसे, ये मान लीजिए पॉट हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, ये धन सिरा मान लिया, ये माइनस है बेटा। अब इसे चार्ज करना है बेटा तो यहाँ डीसी सप्लाई से आप चार्ज करेंगे और डीसी का धन बेटा इसमें डालेंगे और डीसी का जो माइनस सिरा होगा वो यहाँ से कनेक्ट करेंगे। अब धन वाले से सप्लाई बेटा इसमें धारा आई घुसेगी और ऐसे होते हुए अब इधर की ओर धारा बहेगी, यानी चार्जिंग के समय सेल के अंदर धारा जो है धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बढ़ी। चार्जिंग के समय जब हम लोग सेल को चार्ज करते हैं, इस समय डिस्चार्ज के समय देखिए ऋण से धन की ओर बढ़ रही है, लेकिन चार्जिंग के समय सेल के अंदर जो आई आएगी बेटा वो आई जो है धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बढ़ेगी। और जब चार्जिंग करेंगे बेटा तो यहाँ का जो वोल्टेज देंगे, टर्मिनल वोल्टेज भी देंगे, वो ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर विद्युत क्यों आप लोग देखते हैं ना, जब आपके मोबाइल की बेटा बैटरी बैठ जाती है उसका विद्युत वाहक बल घट जाता है, जब वो 5% 10% दिखाने लगता है तो हम लोग तुरंत चार्ज करते हैं, यानी उस समय हमारी बैटरी का जो EMF है वो काफ़ी घट चुका है। तो अब EMF हमारा जो है घट जाता है, तो इसी को बढ़ाने के लिए पुनः हम लोग क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने के लिए हम लोग DC सप्लाई देते हैं, इसीलिए चार्जर लगाते हैं, डायरेक्ट जो है बोर्ड में नहीं खोसते। चार्जर हमारा क्या बेटा एक तरह से डिस्टकारी है, रेक्टिफायर उसमें लगा हुआ है, तो वो जो है AC को DC में बदलेगा और प्लस आवश्यक वोल्टता की DC में बदलेगा। आपकी मोबाइल में यदि 6 वोल्ट की DC बैटरी लगी है तो वो जो है उसके 10% ज़्यादा, ठीक है ना, माने 6.6 या 6.5 वोल्ट की DC सप्लाई से आप चार्ज करें तो हमारा वो जो है चार्जर वो सेट कर देता है। इसीलिए हर मोबाइल के साथ चार्जर आपको अलग अलग मिलता है। तो जब बेटा ऐसे कर देंगे तो अभी आपसे प्रश्न पूछेगा कि क्या ये जो है बेटा फिक्स है कि सेल के अंदर धारा हमेशा जो है ऋण से धन की ओर बहती है? तो कहेंगे नहीं, ये फिक्स नहीं है, ये जो है डिस्चार्जिंग के समय। लेकिन अगर चार्जिंग करना है बेटा, चार्जिंग कर रहे हैं तब क्या है? चार्जिंग के समय सेल के अंदर धारा या बैटरी के अंदर धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की हो गई। और फिर बेटा तो ये बात लिख लेंगे, ये वाली बात लिख लेंगे। अब धारा धन से ऋण की ओर बहेगी, माने चार्जिंग के समय। चार्जिंग के समय दिया गया वोल्टेज भी बराबर हो जाएगा बेटा, जितना ये बढ़ेगा ये और जितना I गुणे स्मॉल r का मान होगा, दोनों को जोड़ देंगे I गुणे स्मॉल r, तब ये फार्मूला बन जाएगा V बराबर दिया गया कुल वोल्टेज V बराबर यहाँ का कुल विद्युत वाहक बल और प्लस बेटा कुल स्मॉल r के कारण विभव पता।
तो ये जो है आई गुणे स्मॉल आर, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब यहाँ से दिए गए वोल्टेज V के बराबर होगा। ये भी कई बार पूछा है बेटा कि चार्जिंग के समय V और E में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे चार्जिंग के समय V बराबर होता है E प्लस आई गुणे स्मॉल आर, और डिस्चार्जिंग के समय होता है V बराबर E माइनस आई गुणे स्मॉल आर। क्लियर है भाई? चलिए, ऐसे दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा, अपने क्वेश्चन पर थोड़ा आते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि आंतरिक प्रतिरोध R तथा विद्युत वाहक बल E वोल्ट वाली बैटरी है। तो सारी अब बातें समझ में आ रही होंगी कि स्मॉल r बेटा ये लिखा हुआ है आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल E ये लिखा हुआ है सेल का, और R ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया गया, ये बाह्य प्रतिरोध R ओम यहाँ जोड़ दिया गया। ये बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से डिनोट करेंगे। तो बाह्य प्रतिरोध R में, इस R में व्यय शक्ति अधिकतम होगी। तो हम लोग जानते हैं बेटा, ये फार्मूला लगाते हैं, हम लोग जानते हैं बेटा जब शक्ति के लिए क्या फार्मूला, हम लोग जानते हैं पावर P बराबर होता है VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बाई R वाट होता है। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें बेटा, यही फार्मूला लगाऊं तो I जब हमारा ज़्यादा होगी बेटा तो पावर भी ज़्यादा होगी, क्योंकि R ओम में ही पूछ रहा है, R को हम लोग हटा नहीं सकते। बाह्य प्रतिरोध RI ओम में पूछ रहा है, उसको हम लोग हटा नहीं सकते। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r भी कुछ न कुछ होवे करेगा, उसे भी हम लोग हटा नहीं सकते, ठीक है ना। कुछ न कुछ तो हल्का फुल्का रहेगा। अब जो है जब हमें बेटा मैक्सिमम धारा मिलेगी तो इस फार्मूले से I स्क्वायर R करके हमारी पावर भी अधिक होगी। जब इस सेल से हमें अधिक धारा मिले बेटा तब क्या होगा, हमारी पावर भी अधिक हो जाएगी। और अधिक धारा के लिए क्या फार्मूला, तो आपने लिखा, हम जानते हैं I बराबर है E बटे कुल विद्युत वाहक बल E बटे कुल प्रतिरोध R प्लस स्मॉल, ये वाला फार्मूला लिखा है। अब इसमें ना R को शून्य हम कर पा रहे हैं, नहीं तो स्मॉल r को शून्य कर पा रहे हैं। प्रश्न में कह रहा है कि ऐसे है, तो कब हमें शक्ति अधिक मिलेगी, तो जब हमें धारा अधिक मिलेगी तो उसका वर्ग भी अधिक हो जाएगा, हमारी पावर भी अधिक हो जाएगी। तो अब इसके लिए बेटा आपको मालूम है, ऐसे केवल सिंपल वे में समझ लीजिए कि जब हमारा बेटा हर का मान यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r का मान न्यूनतम हो अथवा लगभग जीरो, तो जब बेटा हमारा न्यूनतम होगा, न्यूनतम अथवा जीरो होगा बेटा, तो उस समय हमारा भाग E में ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमारे I का मान ज़्यादा आ जाएगा। एक फार्मूले के हिसाब से ये कंडीशन आपकी बन रही है कि जब हमारा बेटा आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम हो अथवा लगभग शून्य हो, तब हमें मैक्सिमम धारा मिलेगी, और मैक्सिमम धारा मिलेगी तो हमारी पावर भी मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से बेटा अगर इसका मान I आपको मैक्स करना है, पावर मैक्स करना है, तब हम लोग लिखेंगे बेटा, तब कैपिटल R प्लस स्मॉल r का मान 0 होना चाहिए। अतः R बराबर बेटा इधर ले आएंगे तो माइनस स्मॉल r होगा, लेकिन माइनस स्मॉल r हो ही नहीं सकता, प्रतिरोध कुछ न कुछ पॉजिटिव ही होगा, माइनस नहीं जा रहा है। तो इस तरह से बेटा यही आपका कंडीशन हो गया कि जिस समय बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r आपस में बराबर होंगे बेटा, तो उस समय सेल की पावर जो है बेटा सर्वाधिक, शक्ति उस समय क्या होगी, सर्वाधिक हो, परिपथ की शक्ति उस समय मैक्सिमम। क्लियर हो गया? यही क्वेश्चन था, यही आंसर।
कि उस समय बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो शक्ति अधिकतम। क्लियर हो गया? चलिए तो फिर